ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को प्रस्तावित अपनी हड़ताल रद्द करने से मना कर दिया है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल थे। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को देश भर में बैंक, सरकारी कार्यालय और कारखाने बंद रहेंगे। हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने अभी ये संकेत नहीं दिया है कि वो इस हड़ताल में शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि रेल सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। ट्रेड यूनियनें पिछले साल सितंबर से सरकार पर अपनी 12 सूत्रीय मांगों को माने जाने का दबाव डाल रही हैं। इनमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की मांग भी शामिल है। वो सरकार के विनिवेश के हालिया निर्णय, खासकर फार्मा, रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की शर्तों में ढील दिए जाने का भी विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे राष्ट्रीय हितों से समझौता हो सकता है। हड़ताल और कामगारों के हितों की सुरक्षा नहीं करने का आरोप ऐसे वक्त सामने आया है जब सरकार अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई बड़े सुधार कर रही है और उस धारणा को भी बदलने की कोशिश में है, जिसके अनुसार कहा जा रहा है कि सरकार केवल बड़े व्यापारों का ही हित देख रही है। कश्मीर घाटी में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाएगी। विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा बल इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि पैलेट गन का विकल्प कायम रहेगा। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों से गहन विचार विमर्श के बाद पैलेट गन का विकल्प जारी रखने पर सहमत बनाई है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव TVSN प्रसाद की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह सचिव राजीव महर्षि को दी। रिपोर्ट में पैलेट गन के अन्य उपायों को भी सुझाया गया है। गौरतलब है कि घाटी में भीड़ पर काबू पाने के लिए पैलेट गनों के इस्तेमाल की वजह से सरकार की आलोचना हो रही थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 अगस्त को कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान भी अलग अलग राजनीतिक दलों और समूहों ने ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद सिंह ने पैलेट गन का विकल्प तलाशने की बात कही थी। विशेषज्ञ समिति ने पैलेट गन के विकल्प के रूप में पावा गोले के इस्तेमाल का विकल्प पर विचार किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर अमेरिका के दौरे पर पेंटागन पहुंचे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने भारत के पड़ोस से जारी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में उनका पूरा साथ देने का वादा किया है। भारत और अमेरिका ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि इससे दोनों देश रक्षा क्षेत्र में साजो सामान संबंधित निकट साझेदार बन जाएंगे। इस समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं मरम्मत और आपूर्ति के लिए एक दूसरे की रिसोर्सेज और सैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगी। साजो सामान संबंधित आदान प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा कि ये समझौता व्यवहारिक संपर्क और आदान प्रदान के लिए अवसर प्रदान करेगा। ये समझौता दोनों देशों की सेना के बीच साजो सामान संबंधित सहयोग, आपूर्ति एवं सेवा की व्यवस्था प्रदान करेगा। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जारी साझा बयान में कहा गया कि यह व्यवस्था रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार क्षेत्र में मदद करेगी। मनोहर पारिकर रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अपने अमेरिकी समकक्ष एस्टन कार्टर के साथ वार्ता के लिए सोमवार को पेंटागन पहुंचे थे। पेंटागन में कार्टर ने उसे विशिष्ट सम्मान दिया। बता दें कि पारिकर 1 साल से कम समय में दूसरी बार अमेरिका यात्रा पर गए हैं। विधानसभा में तैलचित्र गैलरी के उद्घाटन समारोह में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से कौमी एकता दल के नेताओं की दुआ सलाम ने गठजोड़ की चर्चाओं को हवा दी है। सेंट्रल हॉल में विधानसभा अध्यक्षों के तैलचित्र अनावरण समारोह में सपा प्रमुख मुलायम सिंह और कौमी एकता दल के विधायक मुख्तार अंसारी का आमना सामना हो गया। हाल चाल और दुआ सलाम के बाद मुलायम सिंह ने कुवैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजल अंसारी की सेहत के बारे में पूछा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं दी। बता दें, अफजाल बुखार से पीड़ित होने के कारण गत 10 दिन से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। विधान भवन में इस मुलाकात ने कुवैत और सपा के बीच गठजोड़ की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में कौमी एकता दल के नेताओं का कहना है कि सपा प्रमुख मुलायम से केवल शिष्टाचार मुलाकात हुई, इसका कोई सियासी मतलब निकालना सही नहीं है। दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी अभी अस्पताल में है, इसलिए चुनाव चर्चा संभव नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सपा और कुवैत के विलय की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दखल से 5 दिन में ही गठजोड़ टूट गया था। यूपी में अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने 4 साल में पॉकेट मनी के नाम पर 8 करोड़ 78 लाख रुपए उड़ा दिए। इसमें से सबसे ज्यादा खर्च अरुण कुमार कोरी और आजम खान ने किया है। एक तरफ जहां दोनों ने पॉकेट मनी के नाम पर सरकार के 22,93,000 और 22,86,000 खर्च किए, वहीं शिवपाल यादव ने पॉकेट मनी के नाम पर 1 पैसा नहीं लिया। यह खुलासा बीजेपी नेता सुरेश खन्ना के पूछे गए एक सवाल में हुआ है। खन्ना ने जानना चाहा था कि वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बतौर पॉकेट मनी कितना खर्च किया है। मुख्यमंत्री ने सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा में जानकारी दी।
साथ ही खन्ना ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि मितव्ययता की दृष्टि से पॉकेट मनी कम खर्च हो, इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। जवाब में मुख्यमंत्री ने मार्च 2012 से मार्च 2016 के बीच मंत्रियों के पॉकेट मनी के खर्च के ब्यौरा दिया है। ब्यौरे के साथ ही सीएम ने कहा कि पॉकेट मनी की मितव्ययता की दृष्टि से गोपन अनुभाग ने मंत्रियों को यूपी के अंदर भ्रमण के दौरान 2500 रुपए रोजाना और यूपी से बाहर देश के अंदर भ्रमण के दौरान 3000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फुटकर खर्च की सीमा तय की है। यूपी में एक बार फिर अस्पतालों की संवेदनहीनता नजर आई है। 12 साल के बीमार बेटे को कंधे पर लाद कर एक पिता अस्पताल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चक्कर काटते रहे। कभी डॉक्टरों से चिरौरी की तो कभी स्ट्रेचर के लिए भाग दौड़, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। आखिरकार पिता के कंधों पर ही बेटे ने दम तोड़ दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है कानपुर के हैलट अस्पताल की। फजलगंज के रहने वाले सुनील बुखार से तड़प रहे बेटे को बेहतर इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल लेकर आए। सोमवार को जब वे अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने स्ट्रेचर नहीं होने की बात कही। अस्पताल के डॉक्टरों ने बीमार बच्चे को भर्ती कराने से इनकार कर बाल रोग विभाग जाने को कहा। इमरजेंसी वार्ड ने बाल रोग विभाग तक जाने के लिए पिता ने स्ट्रेचर की मांग की, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला। बेटे की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो पिता ने कंधे पर लेकर जाना ही ठीक समझा। किसी तरह डॉक्टरों तक क्या खबर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्चे को इलाज मिल पाता उससे पहले उसने पिता के कंधों पर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली थी। अपने बेटे को खो चुके पिता ने कहा, जब बेटे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले आते तो बच सकती थी जान। तीन साल पहले बहुचर्चित मिड डे मील हादसे में छपरा कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने गंडावन स्कूल की तत्कालीन प्रिंसिपल मीना देवी को 17 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी प्रधान शिक्षिका मीना देवी को एक धारा में 7 साल और दूसरी धारा में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मीना देवी पर 3,75,000 का जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2013 को हुई इस घटना में 23 बच्चों की मौत हो गई थी और दर्जन भर बच्चे बीमार हो गए थे। मीना देवी को धारा 304 में 10 लाख की सजा और 2.5 लाख रुपए जुर्माना, जबकि धारा 308 में 7 साल की सजा और 1.25 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया है। वही कोर्ट ने मीना देवी के पति अर्जुन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। गौरतलब है कि 16 जुलाई 2013 को सारण जिले के मशरक प्रखंड के धर्मसती गंडामन स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 23 बच्चों की मौत हो गई थी। एक रसोइया व अन्य 24 बच्चों को एक माह तक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चला था। झारखंड के रामगढ़ में विस्थापन को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस फायरिंग में 4 गांव वालों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल ये लोग इनलैंड पावर प्लांट में नौकरी और विस्थापन को लेकर एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन हिंसक भड़क में तब्दील हो गया। सभी प्रदर्शनकारी मुआवजे की मांग कर रहे थे। झड़प, गोलीबारी और आगजनी के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इनलैंड पावर लिमिटेड की स्थापना करीब 3 साल पहले रामगढ़ के गोला स्थित टोनागातू में हुई थी। इस पावर प्लांट से अभी वर्तमान में करीब 60 मेगावाट बिजली की उत्पादन हो रही थी। इस प्लांट में नौकरी और विस्थापन जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर विस्थापित लोग पिछले 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे थे। झड़प उस वक्त हुई जब प्लांट प्रबंधन के पक्ष में जिला प्रशासन ने उनके सहयोग में उतर गए। हालांकि प्लांट प्रबंधन के अनुसार सभी विस्थापितों को नौकरी दे दी गई है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने युद्ध अपराधी मीर कासिम अली की मौत की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में ये सजा सुनाई। मीर कासिम अली जमात इस्लामी के वरिष्ठ नेता है। प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कोर्ट में एक शब्द में ही फैसला सुना दिया। शीर्ष न्यायाधीश ने 64 वर्षीय अली की अपील के बारे में कहा, खारिज प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार मुस्लिम बहुल देश में इस पद पर आसीन होने वाले पहले हिंदू हैं। अली को जमात का प्रमुख वित्त पोषक माना जाता है। जमात 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ था। फैसले के बाद अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में अटॉर्नी जनरल महबूब आलम ने संवाददाताओं को बताया कि अली राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सकता है। अब यही एक अंतिम विकल्प है जो उसे मौत की सजा से बचा सकता है। आलम ने कहा, यदि वह क्षमा याचना नहीं करता या अगर उसकी दया याचिका खारिज हो जाती है तो उसे किसी भी समय मौत की सजा के लिए भेजा जा सकता है। अली की मौत की सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत के समक्ष एक रसीद पेश की गई जो अमेरिकी लॉबी कंपनी ने जारी की थी। इसे पेशेवर सेवा के लिए जारी रसीद बताया गया था।
6 साल पहले युद्ध अपराध के मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद से अब तक जमात के 3 नेताओं समेत 4 लोगों को बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता को फांसी पर चढ़ाया जा चुका है। वहीं 2 लोगों की जेल में मौत हो चुकी है। रियो ओलंपिक 2016 से खाली हाथ लौटे पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए एक अच्छी खबर आई है। योगेश्वर ने साल 2012 में हुए लंदन ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अब वो सिल्वर में अपग्रेड होने जा रहा है। बता दें कि जिस रूसी पहलवान को लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला है। ऐसे में अब उसका मेडल वापस लिया जाएगा और तीसरे नंबर पर रहे योगेश्वर का मेडल अपग्रेड हो जाएगा। बता दें कि लंदन ओलंपिक में फ्री स्टाइल 60 किलोग्राम इवेंट में रूस के बेसिक खुदको ने सिल्वर मेडल जीता था। इसी इवेंट में योगेश्वर को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। हालांकि बेसिक खुदको 4 साल बाद अब डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं, जिसके चलते उनका सिल्वर योगेश्वर को मिलने वाला है, जबकि योगेश्वर का ब्रॉन्ज चौथे नंबर पर रहे खिलाड़ी को दे दिया जाएगा। गौरतलब है कि खुदको की सिर्फ 27 साल की उम्र में साल 2013 में एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है। नियम के मुताबिक इस महीने रियो ओलंपिक से पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लंदन ओलंपिक के दौरान एकत्र किए सैंपलों का फिर से परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि योगेश्वर को सिल्वर मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डोप टेस्ट में बेसिक खुदको के फेल होने के बाद ये तय है। अपग्रेड की घोषणा होने के बाद योगेश्वर भी लंदन में सिल्वर मेडल धारी माने जाएंगे। इस तरह लंदन ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी पहलवान सुशील कुमार और शूटर विजय कुमार की श्रेणी में शुमार हो जाएंगे। इसी श्रेणी के 66 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले दूसरे पहलवान सुशील कुमार हैं।